गुड मॉर्निंग एवरीवन। अच्छा बच्चे, कल हमने सेक्शन 88 डिस्कस किया था बेटा रिगार्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। उसमें हमने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के बारे में भी देखा और रजिस्टर ऑफ अदर सिक्योरिटी होल्डर्स के बारे में भी देखा। आज हम करेंगे छोटा सा एक सेक्शन है 89, वो इस लेक्चर में कवर करेंगे बेटा। क्या कहता है? डेक्लरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन शेयर्स। चल मेरे साथ सबने समझना है। सेक्शन 89 किस चीज की बात करता है बेटा? ये सेक्शन कहता है डेक्लरेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ बेनिफिशियल इंटरेस्ट in shares. Declaration in respect of beneficial interest in shares. चलो बेटा, कंसेप्ट थोड़ा सा पहले समझो मेरे साथ। आपको ना कल याद आएगा सेक्शन 88 में भी मैंने आपको बताया था कि एक तो होता है बेटा रजिस्टर्ड ओनर शेयर्स का, एक तो होता है जो शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर है, ठीक है, और एक होता है बेटा जो शेयर्स का होता है बेनिफिशियल ओनर। तो एक होता है रजिस्टर्ड ओनर और एक होता है बेनिफिशियल ओनर। बेटा वैसे बताओ, कल याद करो मैंने आपको बताया था बेटा रजिस्टर्ड ओनर कौन होता है? बेटा रजिस्टर्ड ओनर वो होता है जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड होता है। तो जिस पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा हुआ है वो बेटा शेयर्स का क्या है? रजिस्टर्ड ओनर। तो शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर कौन है? हुज नेम appears in company's register of members, whose name appears in company's register of members। तो बेटा जिस पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है ना, लिखा हुआ है, वो कंपनी का कौन है? रजिस्टर्ड ओनर। जैसे मैंने आपको कल बताया था ना, जब आप कोई शेयर्स डीमैट फॉर्म में खरीदते हो तो बेटा रजिस्टर्ड ओनर आपने शेयर्स कंपनी से नहीं खरीदे हैं बेटा, आपने एक डिपॉजिटरी से शेयर्स खरीदे हैं। तो रजिस्टर्ड ओनर कौन है कंपनी का? कंपनी का रजिस्टर्ड ओनर डिपॉजिटरी है, बट बेनिफिशियल ओनर आप कहलाओगे। अब बताओ बेनिफिशियल ओनर, बेटा नाम से समझो बेनिफिशियल। बेटा बेनिफिशियल का क्या मतलब हुआ? ऑल्दो बेटा, ऑल्दो कंपनी के रजिस्टर पे नाम मेंशन्ड डिपॉजिटरी का है, बट उस शेयर्स के सारे बेनिफिट्स जितने भी हैं ना, उस शेयर से जितने भी राइट्स मिलते हैं वो सब किसको मिलेंगे बेटा? बेनिफिशियल ओनर को। तो बेटा एक बार मेरे को बताओ, कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में बेटा नाम किसका लिखा हुआ है? डिपॉजिटरी का, बट उस शेयर्स के जितने भी राइट्स होंगे, उस शेयर्स के जितने भी बेनिफिट्स होंगे, जैसे वोटिंग राइट्स, राइट टू पार्टिसिपेट इन जनरल मीटिंग, डिविडेंड का राइट, ये सब बेटा किसको मिलेंगे? जो भी उन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर होगा। तो बेनिफिशियल ओनर कौन कौन होता है? हु इज एंटाइटल्ड टू रिसीव बेनिफिट्स ऑन दो शेयर्स। ऑन दो शेयर्स, जैसे डिविडेंड का राइट बेटा
बेटा डिविडेंड का राइट रजिस्टर्ड ओनर के पास नहीं होगा, बल्कि जो बेनिफिशियल ओनर है उसके पास राइट होगा। अच्छा, वोटिंग राइट्स, जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट करने का राइट, ये सब राइट्स किसके पास होते हैं? बेनिफिशियल ओनर के पास, ना कि रजिस्टर्ड ओनर के पास। सब बताओ, बात समझ आई? पहले यहां तक कॉपी करो, फिर बात करते हैं ये सेक्शन क्या कहता है। देखिए बेटा, देखो क्या कहता है बेटा, फाइलिंग ऑफ डेक्लरेशन बाय रजिस्टर्ड ओनर, ये कहता है इफ द नेम ऑफ अ पर्सन is entered in the register of members of a company as a holder of any shares in that company, but he does not hold any beneficial interest in such shares। उसने कहा है अगर किसी पर्सन का नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन्ड है एज अ रजिस्टर्ड ओनर, बट वो उन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर नहीं है, मतलब बेटा डिपॉजिटरी रजिस्टर्ड ओनर तो होता है बट बेनिफिशियल ओनर नहीं होता है, देन सच पर्सन शैल फाइल अ डेक्लरेशन विद द कंपनी इन फॉर्म MGT4। कौन फाइल करेगा बेटा? सच पर्सन मतलब क्या हुआ? रजिस्टर्ड ओनर, रजिस्टर्ड ओनर। Within a period of 30 days from the date on which name is entered in the register of members of such company, specifying the particulars of the person who holds beneficial interest in shares। मैं आपको बताता हूं बेटा। बेटा सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन शेयर्स का रजिस्टर्ड ओनर है बट बेनिफिशियल ओनर नहीं है, तो उस केस में बेटा उस पर्सन की ये ड्यूटी है, उस पर्सन की ये ड्यूटी है कि वो कंपनी के पास एक डेक्लरेशन फाइल करे, एक डेक्लरेशन फाइल करे फॉर्म MGT4 में। कितने दिनों में? रजिस्टर्ड ओनर बनने के 30 डेज के अंदर अंदर, मतलब जिस दिन उसका नाम रजिस्टर में मेंशन किया गया है वहां से 30 डेज के अंदर अंदर उसे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा फॉर्म MGT4 में। सर उस डिक्लेरेशन में उसे बताना क्या पड़ेगा? उसे बेटा बताना पड़ेगा नेम एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ बेनिफिशियल ओनर। उसे बताना पड़ेगा कि इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर कौन है, नाम क्या है, उसके बाकी पर्टिकुलर्स भी आपको बताने पड़ेंगे कंपनी को फॉर्म MGT4 में। बेटा कंपनी को भी तो पता होना चाहिए कि हमें कल को डिविडेंड देना है तो किसको देना है, वोटिंग राइट्स देने हैं तो किसको देने हैं, जनरल मीटिंग के नोटिसेस भेजने हैं तो किसको भेजने हैं, बेटा कंपनी को भी तो पता होना चाहिए ना। तो आपको बेनिफिशियल ओनर का नाम, पता वगैरह सब कुछ कंपनी को बताना पड़ेगा फॉर्म MGT4 में 30 डेज के अंदर अंदर। ये आपका बेटा सेक्शन 89 क्लॉज 1 है। समझ आई पहली बात? कॉपी करो यहां तक। ठीक है, चलो अब आगे क्या है? फाइलिंग ऑफ डेक्लरेशन बाय बेनिफिशियल ओनर। तो अब डेक्लरेशन किसको फाइल करना है? बेनिफिशियल ओनर को। क्या कहता है? इफ द नेम ऑफ अ पर्सन इज नॉट एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एज द होल्डर ऑफ एनी शेयर्स इन द कंपनी बट होल्ड्स बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन सच शेयर्स। तो बेटा अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका नाम
कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में मेंशन नहीं है, बट बेनिफिशियल ओनर है वो शेयर्स का, तो उसे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा कंपनी के पास फॉर्म MGT 5 में विद इन अ पीरियड ऑफ 30 days फ्रॉम द एक्वायरिंग सच बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन द शेयर्स। तो बेटा उसे क्या करना पड़ेगा, बेनिफिशियल ओनर को भी बेटा कंपनी के पास फाइल करना पड़ेगा एक डिक्लेरेशन। कौन से फॉर्म में, फॉर्म MGT 5 में। कितने दिनों के अंदर अंदर, बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्वायर करने के 30 days के अंदर अंदर उसे एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा। और उस डिक्लेरेशन में उसे क्या बताना है बेटा, ये देखो, नेचर ऑफ इंटरेस्ट बताना है, किस तरह का बेनिफिशियल इंटरेस्ट उसका कंपनी में, डिविडेंड के रिस्पेक्ट में, वोटिंग राइट्स के रिस्पेक्ट में, जनरल मीटिंग के नोटिसेस रिसीव करने के रिस्पेक्ट में, किस रिस्पेक्ट में उसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है कंपनी में, particulars of the person in whose name the shares have been registered, रजिस्टर्ड ओनर का नाम पता बताना पड़ेगा, एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्टिकुलर्स। तो बेटा फॉर्म MGT 4 में डिक्लेरेशन कौन देगा, रजिस्टर्ड ओनर। फॉर्म MGT 5 में डिक्लेरेशन कौन देगा, बेनिफिशियल ओनर। ठीक है, समझ आया बेटा। अब अगला वो क्या कहता है, अगला वो कहता है declaration in case of change in beneficial interest. If any change occurs in the beneficial interest in any shares in respect of which declaration has been filed under section 89, then within 30 days of such change a declaration shall be filed with the company by the person in whose name shares have been registered, मतलब registered owner in form MGT 4 and by the person holding beneficial interest in such shares in form MGT 5। तो उन्होंने कहा है अगर फ्यूचर में कभी बेनिफिशियल ओनरशिप में बेटा चेंज आता है, बेनिफिशियल इंटरेस्ट में चेंज आता है बेटा, तो उस केस में भी एक डिक्लेरेशन फाइल करना पड़ेगा रजिस्टर्ड ओनर को भी फॉर्म MGT 4 में, और जो बेनिफिशियल ओनर है उसको भी फाइल करना पड़ेगा फॉर्म MGT 5 में, अगर कल को बेनिफिशियल ओनरशिप में कोई चेंज आता है तो। अच्छा, फिर अगली बात क्या कह रहा है, फाइलिंग ऑफ रिटर्न बाय द कंपनी विद द रजिस्ट्रार वेयर एनी डिक्लेरेशन इज फाइल्ड विद द कंपनी अंडर सेक्शन 89, द कंपनी शैल मेक अ नोट ऑफ सच डिक्लेरेशन इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स एंड within 30 days from the date of receipt of declaration file a return with the registrar in form MGT 6। अब बेटा वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है ये कंपनी क्या करेगी बेटा, कंपनी की ड्यूटी क्या होगी। तो बेटा जैसे ही, ध्यान से सुनना, जैसे ही कंपनी को रजिस्टर्ड ओनर से या बेनिफिशियल ओनर से डिक्लेरेशन मिलेगा, जैसे ही मिलेगा, कंपनी को क्या करना है, कंपनी को पहले तो वो डिक्लेरेशन नोट कर लेना है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में, और दूसरी बात ROC के पास एक रिटर्न फाइल कर देनी है। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ROC को भी इंटीमेशन देना है उस डिक्लेरेशन का फॉर्म MGT 6 में। ठीक है, तो कंपनी क्या करेगी बेटा, जैसे ही उसे डिक्लेरेशन मिलेगा कंपनी बेटा उस डिक्लेरेशन को नोट कर लेगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में और एक रिटर्न फाइल कर देगी ROC के पास। मतलब ROC को क्या दे देगी, इंटीमेशन दे देगी फॉर्म MGT 6 में विद इन 30 days ऑफ रिसिप्ट ऑफ डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन मिलने के 30 डेज के अंदर अंदर वो ROC को इस बात का क्या देगी बेटा, इंटीमेशन देगी।
ठीक है बेटा, कॉपी कर लो। समझ आया बच्चे? आगे देखें क्या कह रहा है वो। फिर बेटा उन्होंने कुछ फाइन बता रखे हैं, फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। तो उन्होंने कहा है इफ अ रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर फेल्स टू फाइल अ डिक्लेरेशन विद द कंपनी देन ही शैल बी पनिशेबल विद फाइन एज फॉलोज। मैक्सिमम फाइन 50,000 एंड मैक्सिमम फाइन ऑफ 1,000 पर डे वेयर द फेलियर इज अ कंटिन्यूइंग वन। तो बेटा अगर रजिस्टर्ड ओनर या बेनिफिशियल ओनर डिक्लेरेशन फाइल नहीं करते हैं 30 दिनों के अंदर अंदर, तो मैक्सिमम फाइन जो इंपोज किया जा सकता है रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर के ऊपर वो है 50,000 प्लस अगर डिफॉल्ट कंटिन्यूइंग है, चलता जा रहा है बेटा, खत्म ही नहीं हो रहा है, तो रोज का 1,000 रुपए का फाइन आपके ऊपर लगाया जा सकता है। और बेटा कंपनी के ऊपर फाइन क्या लगाया जाएगा? बेटा कंपनी को भी तो आरओसी को इंटीमेशन देना था ना 30 दिनों के अंदर अंदर। इफ कंपनी फेल्स टू फाइल द रिटर्न विद इन 30 डेज कंपनी एंड एवरी ऑफिसर ऑफ द कंपनी शैल बी पनिशेबल विद फाइन एज फॉलोज। मिनिमम फाइन 500 रुपए है, मैक्सिमम फाइन 1,000 रुपए है बेटा कंपनी के ऊपर, प्लस मैक्सिमम फाइन 1,000 रुपए पर डे का भी लगेगा वेयर फेलियर इज अ कंटिन्यूइंग वन। तो बेटा ये वाला जो पेनल्टी थी ये लगाई गई है रजिस्टर्ड ओनर और बेनिफिशियल ओनर के ऊपर, और ये वाली पेनल्टी लगाई गई है बेटा कंपनी और कंपनी के ऑफिसर इन डिफॉल्ट के ऊपर। ठीक है, फिर कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉन फाइलिंग बाय बेनिफिशियल ओनर। If a declaration of beneficial interest is required to be filed under section 89 but such declaration is not filed by the beneficial owner, then any right with respect to such shares shall not be enforceable by the beneficial owner or any person claiming through him। बेटा एक बात याद रखना, अगर बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं कराना कंपनी के पास, तो याद रखना जो भी राइट्स उसके बनते थे ना, वो उन राइट्स के लिए कंपनी को लायबल ठहरा नहीं सकती है, वो राइट्स कंपनी से क्लेम नहीं कर सकती है। तो याद रखना अगर आपने ये डिक्लेरेशन बेटा सबमिट नहीं करा, इफ नॉट सबमिटेड, तो उस केस में आप कंपनी से अपने राइट्स क्लेम नहीं कर सकते हो, कंपनी को आप लायबल नहीं ठहरा सकते हो बेटा। ठीक है, और लास्ट बात इसमें आ रही है हमारे पास, कंपनीज ड्यूटी टू पे डिविडेंड नॉट अफेक्टेड। ध्यान से सुनना बेटा, नथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन शैल प्रेजुडिस the obligation of the company to pay dividend to its members, that is registered owner, on payment of dividend by the company's obligation shall stand discharged। बेटा एक बात याद रखना, सुनना ध्यान से, अगर बेटा बेनिफिशियल ओनर ने कंपनी के पास डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा, तो बेटा बेनिफिशियल ओनर ना अपने राइट्स के लिए कंपनी को लायबल नहीं ठहरा सकता। बट इस सेक्शन ने बेटा एक बात क्लियर कर दी है कि बेनिफिशियल ओनर के नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन का कोई भी इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है बेटा, उसका इफेक्ट बेनिफिशियल ओनर के ऊपर पड़ रहा है, कंपनी के ऊपर बेनिफिशियल ओनर के नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन का इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब बेटा कंपनी को तो डिविडेंड पे करना ही करना है। ऑल्दो बेटा अगर बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन फाइल नहीं करा है तो कंपनी को डिविडेंड पे करना ही पड़ेगा, ऑल्दो बेनिफिशियल ओनर को नहीं बेटा। किसको? रजिस्टर्ड ओनर को, क्योंकि बेटा बेनिफिशियल ओनर ने तो बताया ही नहीं ना। बेनिफिशियल ओनर को बताना था ना बेटा कि हां मैं इन शेयर्स का बेनिफिशियल ओनर हूं, मेरे पास राइट है इस कंपनी से डिविडेंड लेने का, मेरे पास राइट है वोटिंग का, मेरे पास राइट है जनरल मीटिंग के नोटिसेस को रिसीव करने का। बट बताया ही नहीं बेनिफिशियल ओनर ने, तो उससे
कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी को तो डिविडेंड देना पड़ेगा। ऑल्दो बेटा कंपनी वो डिविडेंड फिर किसको देगी? मेंबर को। और मेंबर कौन है बेटा कंपनी की नजर में? उसका रजिस्टर्ड ओनर। और एक बार कंपनी ने डिविडेंड रजिस्टर्ड ओनर को दे दिया ना, कंपनी की लायबिलिटी बेटा क्या हो जाती है? खत्म। ऑल्दो बेटा डिविडेंड मिलना किसको चाहिए था? बेनिफिशियल ओनर को, बट बेनिफिशियल ओनर ने डिक्लेरेशन फाइल करा ही नहीं, तो बेनिफिशियल ओनर को तो मिल नहीं सकता। तो कंपनी डिविडेंड किसको दे देगी? रजिस्टर्ड ओनर को। और एक बार कंपनी ने रजिस्टर्ड ओनर को डिविडेंड दे दिया तो बेटा कंपनी की लायबिलिटी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। कंपनी को बेनिफिशियल ओनर लायबल नहीं ठहरा सकता है। तो एक बात याद रखना, बेनिफिशियल ओनर के नॉन फाइलिंग ऑफ डिक्लेरेशन का कोई भी इफेक्ट कंपनी के ऊपर नहीं पड़ता है, कंपनी को डिविडेंड देना पड़ेगा। हाउएवर किसको देगी? रजिस्टर्ड ओनर को। और एक बार उसने रजिस्टर्ड ओनर को डिविडेंड दे दिया तो बेटा कंपनी की ऑब्लिगेशन खत्म हो जाती है। बस ये आपका बेटा सेक्शन 89 था। तो इस लेक्चर में बेटा एक ही सेक्शन डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। मेरे ख्याल से बेटा सिंपल सा सेक्शन था। क्लियर हुआ सबको? पक्का? चल बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। टिल देन थैंक यू।